नमस्कार दोस्तों, 27 फरवरी 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, इम्पार्टिंग डायरेक्शन टू साइंस इन इंडिया। देखिए, नेशनल साइंस डे पड़ता है 28 फरवरी को और 2 दिन बाद 28 फरवरी। आज 27 फरवरी को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 28 फरवरी मतलब कल नेशनल साइंस डे है। अभी नेशनल साइंस डे अगर आ रहा है तो इसकी सिग्निफिकेंस को समझना ज़रूरी है। ये नेशनल साइंस डे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, साइंस के फील्ड में हमने क्या क्या किया है, पहले की जो हमारी सरकारें हैं उनकी क्या पॉलिसी रही है साइंस की तरफ। हमारी जो 5वीं ड्राफ्ट साइंस पॉलिसी है वो 2021 में रिलीज़ की गई है। ठीक है, वो ड्राफ्ट है, भी उसके ऊपर बातचीत हो रही है। इससे पहले की 4 साइंस पॉलिसीज़ में क्या क्या बताया गया, तो ओवरऑल साइंस एंड टेक के फील्ड में हम यूएस से चाइना के सामने कहाँ स्टैंड करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली इस आर्टिकल में समझने की कोशिश करेंगे। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रति, वो काफ़ी कम है, उसके क्या नुकसान है, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है ओपन माइंड्स। तो भाई यहाँ पे बात की जा रही है, आपको मैंने बताया था ना कुछ दिन पहले, मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था आपसे कि एक गाइडलाइंस इशू की थी और इस गाइडलाइंस में ये बोला गया था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन इशू की थी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से डिस्कस करने के बाद। और इन गाइडलाइंस में ये था कि हमारे देश का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई ऑनलाइन सेमिनार अरेंज कर रहा है या कंडक्ट कर रहा है, या फिर हमारे देश के जो रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, वो किसी फॉरेन सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में कहीं ना कहीं प्रायर अप्रूवल चाहिए होगा फॉरेन मिनिस्ट्री का। तो इसके अगेंस्ट काफ़ी बड़ा बैकलैश आया साइंटिस्ट का और सरकार को अपनी गाइडलाइंस वापस खींचनी पड़ गई। तो उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। फिर यहाँ पे सेडिशन की बात हो रही है। देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो कुछ भी लिखा है ये बहुत पहले मैं डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में बात कर चुका हूँ। आप एक काम करो, 24 फरवरी 2021 की जो डेली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बनाई थी उसमें जाके देखिए। उसमें सबसे पहली न्यूज जो मैंने आपको डिस्कस की थी, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैसे दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे धर्मेंद्र राणा साहब, उन्होंने यह बताया कि दिशा रवि किसी भी तरीके से 26 जनवरी के जो वायलेंस हुआ था रिपब्लिक डे का, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और सेक्शन 124 ए सेडिशन को कितने गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, उसके बारे में भी वहाँ पे मैंने बात की। तो बेसिकली 24 फरवरी 2021 की अगर आपने पहले न्यूज़ नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लीजिए जाके। दैट्स वाई ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो कि यहाँ पे दिया हुआ है कॉलोनियल रिलीक, यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इस आर्टिकल में यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। तो जब कुछ भी नया नहीं और पुराना रेफरेंस मैंने दे दिया, तो आप वो पुरानी वाली न्यूज़ एक बार देख लो जाके। फिर बाइडेंस टच टू सोबर येट सब्सटेंसिव टाइज, यहाँ पे कि भाई बाइडेन आ गए हैं तो अब इंडिया, चाइना और यूएस का जो ये ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट से, या फिर कह लीजिए ट्राईपार्टाइट रिलेशनशिप से चलता है ना, कि इंडिया यूएस बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यूएस चाइना के प्रति दुश्मन हो रहा है, इंडिया चाइना के प्रति दुश्मन हो रहा है। अब वो चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं। कहीं ना कहीं बाइडेन का जो टच है टुवर्ड्स इंडिया एंड टुवर्ड्स चाइना, ये थोड़ा सॉबर है। डोनाल्ड ट्रंप का जो टच था टुवर्ड्स चाइना, वो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो काउंटरएक्टिव था, रिस्ट्रिक्टिव था। और डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को कुछ बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे, चूंकि चाइना को काउंटर करना था। बाइडेन उस लेवल पे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डाउट है। तो इसको भी यहाँ पे हम लोग खंगालने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 आर्टिकल्स बेसिकली मैं आपके साथ आज के एडिटोरियल डिस्कशन में डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूंगा शेयर कर दीजिए। अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की नॉलेजफुल वीडियोस बनाने में समय लगता है और जो व्यूअरशिप है वो थोड़ी कम होती है। तो जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप इन वीडियोज़ को शेयर करोगे, उतने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही ज़्यादा मेरे चैनल को व्यूएबिलिटी मिलेगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए दोस्तों, आपके साथ मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली कनेक्ट करता रहता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए, और जो मैं बाकी लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। साथ साथ आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्योंकि यूट्यूब सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। शुरुआत करते हैं इम्पार्टिंग डायरेक्शन टू साइंस इन इंडिया। वाइल इट इज अ मिक्स्ड बैग एज फार एज द metrics on scientific research are concerned, the draft policy seeks a new path। देखिए, नेशनल साइंस डे मनाया गया 28 फरवरी को, तो याद रखिएगा नेशनल साइंस डे इंडिया में मनाया जाता है 28 फरवरी को। क्या है? इट इज़ अ मोमेंट टू सेलिब्रेट द प्रोग्रेस दैट इंडिया हैज़ मेड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। देखिए, नेशनल साइंस डे की सिग्निफिकेंस ये है कि हमने जो भी साइंस एंड टेक में प्रोग्रेस की है उसको हम सेलिब्रेट करें। दूसरा, हम लोग ये देखें
कि हमारी जो साइंस पॉलिसी है उनमें क्या कमियां हैं, हम क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप साइंस की बात करो इंडिया में, तो कहीं ना कहीं साइंस के रिस्पेक्ट में कुछ गुड न्यूज़ भी है, कुछ नॉट सो गुड न्यूज़ भी और कुछ होप भी है। मतलब हमने कुछ अच्छा किया है, कुछ हमने बहुत ही ख़राब किया है जिसमें हमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट का जो स्कोप है उसको आप बोलोगे होप। ठीक है भाई। एक रिपोर्ट को यहाँ पे कोट किया जा रहा है जिसको पब्लिश किया है यूएसए की नेशनल साइंस फाउंडेशन ने दिसंबर 2019 में। इस रिपोर्ट ने क्या बोला? इस रिपोर्ट ने बोला इंडिया वाज द थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ द पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल आर्टिकल्स एंड कॉन्फ्रेंस पेपर्स विद 1,35,788 आर्टिकल्स इन 2018। मतलब नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए का बोलना है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट पब्लिशर है पीयर रिव्यूड साइंस एंड इंजीनियरिंग जर्नल आर्टिकल्स का। अभी ये क्या चीज़ है? देखिए, अगर आप पीएचडी कर रहे हो दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो साइंस एंड टेक के फील्ड में, तो जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होते हैं ना, उन्होंने क्या रिसर्च की, उन्होंने अपनी क्या पढ़ाई की, उस पढ़ाई के थ्रू उन्होंने क्या इनोवेशन पाया, उन्होंने क्या सीखा, उनके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, उन ऑब्जर्वेशंस को अपने पेपर्स में लिखते हैं ये रिसर्च स्कॉलर्स। ठीक है ना? और ये पेपर छपते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक ये एग्जाम्पल देना चाहूंगा। ऋतिक रोशन की रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें ऋतिक रोशन बड़े तगड़े टीचर बन जाते हैं। हाँ, मूवी का नाम था सुपर 30। अब इस सुपर 30 में शुरुआत में अगर आपने देखा हो तो ऋतिक रोशन को एक मैथमेटिशियन दिखाया गया उसमें, और वो एक रिसर्च पेपर लिखते हैं मैथ्स के ऊपर। उसी प्रकार से साइंस एंड टेक के फील्ड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप साइंस एंड टेक में जिस चीज़ की भी पढ़ाई करते हो उसके आप रिसर्च पेपर लिखते हो, और वो रिसर्च पेपर आप अलग अलग बड़े बड़े जर्नल्स, बड़े बड़े पब्लिकेशंस को भेजते हो। और वो साइंस और इंजीनियरिंग पब्लिकेशंस को, अगर आपका रिसर्च पेपर पसंद आया तो आपका रिसर्च पेपर छप जाएगा। अगर कोई जनरल या कोई पब्लिकेशन आपका रिसर्च पेपर छाप रहा है, मतलब आपके रिसर्च पेपर में कुछ ना कुछ सब्सटेंस है, और दुनिया भर के एकेडमिशियंस छापते हैं। सबसे ज़्यादा ऐसे रिसर्च पेपर छपे यूएस, चाइना, इंडिया में। इंडिया तीसरे नंबर पे था। अगर आप इंडिया के इन रिसर्च पेपर के छपने को, रेट को देखो, तो कहीं ना कहीं आप इसको इस बात से कंपेयर कर सकते हो कि इंडिया साइंस एंड टेक के फील्ड में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में आगे जा रहा है। जितने ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट के, एकेडमिशियंस के, रिसर्च स्कॉलर्स के पेपर छप रहे हैं बड़े बड़े जर्नल्स में, इतना इसका यही मतलब है कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में आगे जा रहे हैं। 2008 से अगर आप कंपेयर करो तो ईयरली जो भी रिसर्च पेपर छपते हैं बड़े बड़े जर्नल्स में हमारे साइंस एंड टेक के, वो 10.73% प्रति साल के रेट से बढ़ रहे हैं। मतलब 2008 से लेकर 2020 तक, 2018 तक का अगर आप डाटा उठा के देखो, तो हर साल नंबर ऑफ रिसर्च पेपर स्टैब्लिश्ड और पब्लिश्ड इज इंक्रीजिंग बाय 10.73%। ये जो नंबर है वो चाइना की ग्रोथ 7.81% से भी ज्यादा है। ठीक है भाई। सबसे ज्यादा रिसर्च पेपर किसके छपे? चाइना के। ठीक है। उसके बाद यूएस के। जितने इंडिया के रिसर्च पेपर छपे उससे 3 गुना चाइना के छपे और यूएस के दुगने छपे। तो भाई कहीं ना कहीं इंडिया रिसर्च पेपर जितने छाप रहा है उसमें तो इंप्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो भी इंडिया के लोगों के, इंडिया के एकेडमिशियन स्कॉलर्स के रिसर्च पेपर छप रहे हैं वो उतने इम्पैक्टफुल नहीं है। अब आप बोलोगे इम्पैक्ट कैसे मेजर किया जाता है? मतलब कि जो कुछ भी उसमें लिखा है उसका क्या इम्पैक्ट है, उसको कितना यूज किया जा रहा है, उसको कितना कोट किया जा रहा है। देखिए, दुनिया भर में रिसर्च हो रही है। मान लीजिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे रिसर्च हो रही है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट एक्स ने इंडिया में कोई एक रिसर्च पेपर लिखा, और स्वीडन में काम करने वाली कोई दूसरी रिसर्चर अपने रिसर्च में अगर इंडिया के रिसर्च वाले स्कॉलर के किसी सर्च रिजल्ट को कोट करती है तो उसको बोला जाता है साइटेशन। साइटेशन एक ऐसा मेजर होता है जिसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि हाँ भाई जो रिसर्च हुई, ठीक है, उसका इंपैक्ट क्या है। मान लीजिए मैंने एक वीडियो बनाई, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने एक वीडियो बनाई। अभी मेरी बनाई हुई वीडियो के कंटेंट को 10-12 और दूसरे वीडियो बनाने वाले बोल रहे हैं कि भाई उनके कंटेंट में ये पॉइंट था, उनके कंटेंट में ये पॉइंट था। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि कहीं ना कहीं मेरी जो वीडियो का कंटेंट है वो इंपैक्ट डाल रहा है, दूसरे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। उसी प्रकार से अगर आप एक साइंस स्कॉलर हो, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा, आपने अपने रिसर्च पेपर में जो भी रिजल्ट लिखा उस रिजल्ट को अगर बाकी रिसर्च स्कॉलर साइट कर रहे हैं, कोट कर रहे हैं अपनी रिसर्च में, इसको बोला जाता है साइटेशन। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के रिसर्च स्कॉलर्स का जो भी कंटेंट है उसका साइटेशन ज्यादा नहीं होता है।
ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमारी रिसर्च को आप कह सकते हो कि इंपैक्टफुल थोड़ा कम बोला जा रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द रिपोर्ट इन द टॉप 1% ऑफ द मोस्ट साइटेड पब्लिकेशंस फ्रॉम 2016 कॉल्ड HCA, जिसको आप हाईली साइटेड आर्टिकल्स बोलते हो। साइटेशन क्या होता है अभी मैंने आपको बताया। India's index score of 0.7 is lower than that of US, China, European Union. US, China और यूरोपियन यूनियन में जो भी रिसर्च लिखी जा रही है, जो भी रिसर्च स्कॉलर्स अपने पब्लिकेशंस पब्लिश कर रहे हैं, उनको ज़्यादा साइट किया जा रहा है, इंडिया के पब्लिकेशंस को कम साइट किया जा रहा है। साइटेशन में अगर इंडेक्स स्कोर 1 का है या 1 से ज़्यादा का है तो उसे अच्छा माना जाता है। इंडिया का साइटेशन स्कोर 0.7 है। तो कुल मिला के पब्लिकेशंस तो इंडिया में बहुत छप रही हैं, बट उनका साइटेशन कंपैरेटिवली कम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही कम है, कंपैरेटिवली कम है इफ यू कंपेयर इट विद चाइना, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है भाई, तो ये एक अच्छी चीज है और एक नॉट सो गुड न्यूज है, समझ गए। तो मतलब अच्छी न्यूज क्या है कि पब्लिकेशंस बहुत ज्यादा छप रहे हैं। अच्छी न्यूज क्या नहीं है कि भाई पब्लिकेशंस का इंपैक्ट कम है, इनको ज्यादा साइट नहीं किया जा रहा है, इनको इनका ज्यादा रेफरेंस नहीं लिया जा रहा है। जितना ज्यादा किसी एक इंडियन स्कॉलर के पब्लिकेशन का रेफरेंस लिया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि उस इंडियन स्कॉलर की जो पब्लिकेशन है वो उतनी अच्छी है। क्योंकि अगर बाकी लोग उसकी पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो उसको मान रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पेटेंट की। अब हमने पब्लिकेशन की बात की, अब हम बात करते हैं पेटेंट की। अब पेटेंट क्या होता है? पेटेंट मतलब कि आपने कोई इनोवेशन किया और उस इनोवेशन को आप पेटेंट कर रहे हो, मतलब कि आप उसको अपने नाम पे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, बुक करने की कोशिश कर रहे हो। तो अब देखिए, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ये पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी के थ्रू इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस को प्रोसेस करता है। इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस क्या है? तो मान लीजिए किसी कंट्री में कुछ बना, अभी जिसने बनाया वो ये बोलेगा कि मैंने इसको बनाया है तो इसका पेटेंट मेरे पास है। समझ गया बात को? तो कल की डेट में मान लीजिए मैंने एक ऐसा जनरेटर बना दिया जो जनरेटर किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम करता है और कम फ्यूल में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे जनरेटर की टेक्नोलॉजी मैं WIPO में जाके पेटेंट कर सकता हूं। तो इसको बोला जाता है इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन। 2019 की रिपोर्ट क्या बोलती है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का ये बोलना है कि इंडिया की तरफ से 2053 पेटेंट एप्लीकेशंस आई। वहीं पे चाइना की तरफ से 2019 में 58,990 एप्लीकेशंस आई और यूएस की तरफ से 57,840 एप्लीकेशंस आई। तो क्या मतलब समझ में आ रहा है? पेटेंट एप्लीकेशन का मतलब क्या होगा कि कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आप लेके आए और उस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को आप अपने नाम पे बुक करना चाह रहे हो, ये पेटेंट एप्लीकेशन है, एक नटशेल में समझिए। तो इंडिया केवल 2053 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर रहा है 2019 में, चाइना फाइल कर रहा है 58,990, यूएस फाइल कर रहा है 57,840, चाइना यूएस से भी आगे जा चुका है। तो भाई पेटेंट फाइलिंग में तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। अब पेटेंट फाइलिंग को अगर आपको बढ़ाना है तो भाई कहीं ना कहीं आपको अपने रिसर्च का जो इकोसिस्टम है उसको सुधारना पड़ेगा। रिसर्च के इकोसिस्टम को सुधारने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? तो इंडियन गवर्नमेंट लेके आए नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पॉलिसी आई 2016 में। क्या काम था इसका? स्टिमुलेट अ डायनेमिक, वाइब्रेंट एंड बैलेंस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सिस्टम। फिर ये नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट की भी बात करता है। इसका मिशन क्या है? टू फॉस्टर इनोवेशन, रेप्लिकेटेड एट स्केल एंड कॉमर्शियलाइज एज अ वर्क ऑफ प्रोग्रेस कंसिक्वेंट टू द पॉलिसी। अगर आप इंडिया के परफॉर्मेंस को चाइना के साथ चेक करते हो, चाइना की अगर आप 1999 में परफॉर्मेंस देखोगे, केवल 276 पेटेंट एप्लीकेशन फाइल हुई थी और 2019 में आप देख ही सकते हो कि बिल्कुल टाइटन बन गया भैया, एक जेनिथ पे पहुंच गया चाइना। इस हिसाब की पेटेंट एप्लीकेशन वहां पे फाइल हो रही है। इंडिया का जो रिसर्च इकोसिस्टम है, जो आप कह सकते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डेवलपमेंट सिस्टम है, वो उतना अच्छा नहीं है, उस लेवल की इंडिया में रिसर्च नहीं हो रही है। अब अगर नहीं हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी। इंडिया में आप बात कर लेते हैं कि भाई साइंस पॉलिसीज किस किस हिसाब से आई हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि इंडिया की जो साइंस पॉलिसी है वो बिल्कुल फेल्योर है, नहीं फेल्योर नहीं है, बट उस लेवल की सक्सेस भी नहीं है। अगर अब तक बात करें तो 4 साइंस पॉलिसीज हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है 1947 के बाद, और अब 5वीं 5th पॉलिसी का जो ड्राफ्ट है उसके ऊपर बातचीत चल रही है। 5th पॉलिसी का ड्राफ्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। पहली जो साइंस पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी इंडिया में, वो अडॉप्ट की गई थी 1958 में, जिसका नाम था साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन। क्या एम था इसका? इट एम्ड टू डेवलप साइंटिफिक एंटरप्राइज एंड ले द फाउंडेशन फॉर साइंटिफिक टेम्पर।
It led to the establishment of many research institutes and national laboratories, and by 1980, India had developed advanced scientific infrastructure with sufficient scientific personnel. तो ये थी पहली पॉलिसी कि भाई साइंटिफिक एंटरप्राइज लेके आएंगे, साइंटिफिक टेम्पर लाएंगे, नए रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे, नेशनल लेबोरेटरीज बनाई जाएंगी, 1980 तक एडवांस्ड साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, सफिशिएंट साइंटिफिक पर्सनल उसमें काम करेंगे, सब बोला गया। दूसरी साइंस पॉलिसी आई, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट इन 1983। टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 क्या बोलता है कि टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस लेके आएंगे और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को बेनिफिट करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च को स्ट्रेंथन करेंगे, ये सब बातें बोली गई। तीसरी साइंस पॉलिसी की बात की जाए तो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003। ये पहली साइंस पॉलिसी है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 के बाद, जो कि एम करती है कि इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे लेके आएंगे। 0.7% ऑफ द जीडीपी लगाया जाएगा, जिसमें साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड स्टैब्लिश किया गया रिसर्च को प्रमोट करने के लिए। 2013 में इंडिया की साइंस पॉलिसी ने इनोवेशन को इंक्लूड किया अपने स्कोप में, इसको बोला गया साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी। ठीक है ना भाई। द फोकस वॉज टू बी वन ऑफ द टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर्स। तो ये जो हमारी 2003 की पॉलिसी आई और उसके बाद 2013 की साइंस पॉलिसी आई, 2013 की इंडिया की साइंस पॉलिसी बोलती है कि हमको टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर्स में पहुंचना, कहीं ना कहीं हम पहुंचे भी हैं। अब इसको आप अचीवमेंट मत समझिए, जो कि जिस हिसाब का ह्यूमन कैपिटल है हमारा और जिस हिसाब का हमारा बड़ा इलाका है, जीडीपी है, उस हिसाब से टॉप 5 में पहुंचना देखिए बड़ी बात नहीं है। जिस लेवल पे हमको पहुंचना चाहिए उस लेवल पे हम नहीं पहुंचे, इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। भले हमारा रिसर्च पब्लिकेशंस तीसरे नंबर पे हैं, बट उन रिसर्च पब्लिकेशंस का जो इंपैक्ट है वो लिमिटेड है। इंडिया ने क्या बोला? इंडिया ने बोला कि भाई हम अपने आप को टॉप 5 ग्लोबल साइंटिफिक लीडर्स में लेके आएंगे। इंडिया ने कहीं ना कहीं स्टेट्स के साथ पार्टनरशिप्स बिल्डअप की, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी अपना रोल किया, केंद्र सरकार ने भी अपना रोल किया, मोर रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए गए। इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हुआ, जैसे कि लार्ज हेड्रॉन कॉरिडोर नाम का जो प्रोजेक्ट है यूरोपियन यूनियन का, इसके साथ इंडिया इन्वॉल्व हुआ। तो इंडिया ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे करी और फाइनली आया है ड्राफ्ट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020। ये 5th साइंस पॉलिसी है जो कि जनवरी 2021 में रिलीज हुई है। दिस ऑफर्स होप टू रिसर्च इन इंडिया। इसका एक एम्बिशियस विजन है, क्या है? डबल द नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन आर&डी एंड प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू जीईआरडी एवरी 5 years। कहने का मतलब क्या है कि फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स को आप डबल करिए, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को आर&डी पे बढ़ाइए, प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन करिए जीईआरडी में हर 5 साल पे, ताकि इंडिया को पोजीशन किया जा सके अमंग द टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर्स इन द नेक्स्ट डिकेड। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ये जो रिसर्च पब्लिकेशन छप रही हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम साइंटिफिक सुपर पावर हैं। हम कहीं पे भी आसपास नहीं है साइंटिफिक सुपर पावर होने के। हाँ, हमारा एक सपना जरूर है कि हम कभी ना कभी साइंटिफिक सुपर पावर बनेंगे, अभी के लिए तो हम उसके आसपास भी नहीं है। हम साइंटिफिक सुपर पावर बने, यही ये ड्राफ्ट साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी 2020 का प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। फिर एसटीआईपी 2020 और क्या बोलता है? It defines an open science framework which will create one nation, one subscription solution that will give all individuals and institutions in India access to all top journals through a central subscription। ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी इसको मैंने अलग से कवर भी किया था अपने एडिटोरियल्स में और करंट अफेयर्स में। तो मतलब हमारे यहाँ पे एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क बनाया जाएगा जिसमें एक नेशन में केवल एक सब्सक्रिप्शन होगा। मतलब एक रिसर्च, देखिए अलग अलग जर्नल्स को अगर आपको सब्सक्राइब करना है, आप मान लीजिए कोई रिसर्च स्कॉलर है और किसी बड़े साइंटिफिक जर्नल के पब्लिकेशंस को आपको पढ़ना है, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब बहुत सारे अलग अलग साइंटिफिक जर्नल्स हैं, सबका अलग अलग सब्सक्रिप्शन लोगे तो यही पैसे खत्म होते जाएंगे। तो हमारे देश में जितने भी साइंटिफिक जर्नल्स काम कर रहे हैं, पब्लिकेशंस काम कर रहे हैं, उन सबका सब्सक्रिप्शन आप केवल एक चीज के थ्रू ले सकते हो। इसीलिए बोला गया वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसी है आपकी एसटीआईपी 2020 के अंदर अच्छी बात है। कोई भी रिसर्च स्कॉलर केवल एक बार पैसे देके सारा सब्सक्रिप्शन अपने पास ले सकता है। तो इससे भाई एक्सेस टू नॉलेज बढ़ेगा। फिर कहीं ना कहीं इस 2021 की रिलीज्ड पॉलिसी में ऐसी स्ट्रेटजीज भी लेके आई गई हैं जिससे रिसर्च में फंडिंग बढ़ाना, पार्टिसिपेशन बढ़ाना, इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है आर&डी पे, जीईआरडी, जो कि अभी के लिए 0.6% ऑफ जीडीपी पे है, इसको और बढ़ाना। अगर आप यूएस और चाइना की बात करो तो यूएस चाइना अपनी जीडीपी का 2% खत्म करते हैं आर&डी पे, इजराइल अपनी जीडीपी का 4% खत्म करता है आर&डी पे, इंडिया केवल 0.6% खत्म कर रहा है, इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं।
अगर बात की जाए तो इंडिया में अभी के लिए इतना कम आप कह सकते हो कि क्यों एक्सपेंडिचर हो रहा है प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, R&D पे। उसका रीजन ये कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाइए तो ये बात बिल्कुल सही है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो R&D में काफी कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में वो हालात अभी है नहीं। तो STIP के सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? सॉल्यूशंस ये हैं कि जितनी भी राज्य की सरकारें हैं वो रिसर्च में पैसा डालें, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन हैं वो रिसर्च में पैसा डालें, फिजिकल इंसेंटिव सरकार देगी, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस को इनोवेशन के लिए सपोर्ट सरकार देगी। ये सब आइडियाज अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं इन आइडियाज के चलते राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार ये नहीं बोलना चाहिए कि हम पैसा नहीं देंगे। भाई आपको भी पैसा देना पड़ेगा। आप सिर्फ कॉर्पोरेट्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, आप केवल मल्टीनेशनल कंपनीज पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि वो ही सारा पैसा खत्म करेंगे। आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खासकर इंडिया जैसी कंट्री के लिए, कि ज्यादा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में खत्म किया जाए। ठीक है भाई, तो हमारी 4 पॉलिसीज आई। 5वीं पॉलिसी क्या करने की कोशिश कर रही है, हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट आगे क्यों नहीं है, इसको आगे करने के लिए क्या अच्छा किया जा सकता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की। फिर भाई कुछ और क्रिटिकल फोकल एरियाज हैं, जैसे कि जो अंडर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स हैं रिसर्च में, वो लोग जो आगे नहीं आ पा रहे हैं, वो लोग जो कि हमारे देश के थोड़े से रूरल या सबर्बन इलाकों में रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं साइंटिफिक रिसर्च में, बट उनको मौका नहीं मिल पाता। तो वो एक बहुत बड़ा ह्यूमन कैपिटल है जिसको एक्सप्लोर करना इंडिया में बाकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना है, इंडियन साइंटिफिक डायस्पोरा बाकी देशों के साइंटिफिक डायस्पोरा के साथ कोलैबोरेट कर ले, इसके लिए एक प्रॉपर इकोसिस्टम भारत सरकार को बनाना है। इन सब तरीके की चीजों को बनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सरकार काम कर रही है, बट समय लग रहा है इन चीजों में। ऑब्वियसली बात है, साइंस और टेक एक ऐसी चीज है जो रातों रात नहीं बनाई जा सकती, इसमें समय लगता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ओपन माइंड्स। आफ्टर ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस सर्कुलर विड्रॉवल, द एफर्ट शुड बी टू प्रमोट इंटरैक्शंस। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, देखिए रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस निकाली है, और ये गाइडलाइंस निकाली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ डिस्कस करने के बाद। गाइडलाइंस क्या थी कि अगर आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट करवा रहे हो, सेमिनार्स कंडक्ट करवा रहे हो, ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करवा रहे हो, हमारे देश के रिसर्च स्कॉलर्स बाहर की किसी कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। गाइडलाइंस एजुकेशन मिनिस्ट्री ने निकाली एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बातचीत करने के बाद। ठीक है भाई, अब इन सब गाइडलाइंस के चलते हुआ क्या है कि वो साइंटिस्ट जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके सामने नए ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स खड़े हो गए। वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करने के चक्कर में नए ब्यूरोक्रेटिक बैरियर्स उनके सामने आके खड़े हो गए। अगर हमारे देश के रिसर्चर्स को ग्लोबल पीयर्स के साथ कोलैबोरेट करना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बड़ी अजीब सी बात निकल के सामने आ रही है। फिर यहाँ पे कुछ और बातें थी कि भाई जिस कॉन्फ्रेंस में भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, या जो कॉन्फ्रेंस इंडिया में कंडक्ट करवाई जा रही है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, उसमें अगर हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही, लद्दाख की बात हो रही, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही, किसी भी प्रकार से इंटरनल मैटर, पब्लिक ऑर्डर, इन सब चीज़ों की बात हो रही, तो ऑब्वियस सी बात है आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। कुल मिला के बात यह है कि इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस लगा दी थी कि इट वॉज वर्चुअली इम्पॉसिबल टू कंडक्ट अ सेमिनार और टू अटेंड अ सेमिनार, ऐसे बोला जा रहा था। फिर जो लोग इंडिया में इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं उनसे ये बोला गया कि आप ऐसे टेक्नोलॉजिकल टूल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ऐसे चैनल्स का प्रयोग नहीं करेंगे जो ओन किए जाते हैं या कंट्रोल किए जाते हैं हॉस्टाइल कंट्रीज या एजेंसीज के द्वारा। तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर टूल्स जो चाइना ने बनाए हैं उनका प्रयोग करके आप इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस को कंडक्ट नहीं करवाओगे। तो इस प्रकार के बहुत सारे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रखे गए। ठीक है, अब आपको एक बात बताता हूं, इस प्रकार की जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना दोस्तों, ये डेमोक्रेसी में नहीं चल पाएंगे, चाइना जैसी कंट्रीज में चल पाते हैं। जो सरकारें बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं, जो सरकारें आयरन हैंड के साथ रूल करती हैं, वो इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती हैं। लेकिन आज की डेट में इंडिया जैसी डेमोक्रेसी में, जहां पे एक फ्री थॉट प्रोसेस है, लोगों के पास फ्रीडम है अपने दिमाग से सोचने की, वहां पे इस प्रकार के वेग और एब्स्ट्रूज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चल नहीं पाएंगे। और यहाँ पे इंडियन साइंटिस्ट ने और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने साफ साफ वार्निंग दी कि अगर इस प्रकार के ऑर्डर को इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया तो इंडिया के साइंस के डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। और इससे जस्ट पहले जो साइंटिफिक पॉलिसी वाला मैंने आर्टिकल आपके साथ डिस्कस किया है, वहां पे मैंने क्या बताया
कि इंडिया के साइंटिस्ट को आपको फॉरेन साइंटिस्ट के साथ जोड़ना है। अभी इंडिया के साइंटिस्ट को फॉरेन साइंटिस्ट के साथ जोड़ना है, इंडिया के R&D के इकोसिस्टम को दुनिया के R&D के इकोसिस्टम के साथ जोड़ना है, तो इस प्रकार के नियम कानून तो काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे लॉन्ग टर्म में। तो भाई कहीं ना कहीं सरकार को ये स्टेप वापस लेना ही था, और इसलिए भी जरूरी है वापस लेना क्योंकि जब से कोरोना फैला है तब से वर्चुअल कोलैबोरेशन की क्या इंपॉर्टेंस है ये हमारे सामने आ गई है। अगर आप पहले के फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करो, टीम फॉर्मिंग की बात करो, ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करो, उसकी बात ही अलग है। सामने से बैठ के आप कुछ काम करते हो उसकी बात ही अलग होती है। अब मैं आपको कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, आपको सीखने को मिल रहा है, लेकिन सामने खड़े होकर पढ़ा रहा होता उसकी बात ही अलग होती। लेकिन सामने खड़े होकर पढ़ाने के लिए भाई वीजा लेना पड़ेगा, एक्सपेंसिव ट्रेवल करना पड़ेगा, किसी को अगर चलने फिरने में प्रॉब्लम है तो फिजिकल डिसेबिलिटी वाला एलिमेंट आ जाता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की बात करो तो घर बैठे बैठे हजारों की तादाद में साइंटिस्ट एक दूसरे के साथ एक बटन के क्लिक पे जुड़ जाएंगे, तो बड़ी बात है। अगर आप पेंडेमिक के बाद की बात करिए तो पेंडेमिक के बाद जो भी दुनिया की बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं अलग अलग इश्यूज पे, उनमें अटेंडेंस काफी बढ़ गई है। जैसे 2019 में जो प्लांट बायोलॉजी वर्ल्ड वाइड समिट हुई और 2020 में हुई, 2020 की अटेंडेंस 2019 के रिस्पेक्ट में 80% बढ़ गई। अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की मीटिंग में भी 300% अटेंडेंस बढ़ी। बाकी जो भी मीटिंग्स हो रही है, इलेक्ट्रोऑप्टिक्स, लेजर्स, कैंसर्स, इन सब पे भी जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि भाई कोविड-19 के आने के बाद फिजिकल कॉन्फ्रेंसेस के साथ साथ वर्चुअल कोलैबोरेशंस का स्कोप भी बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि वर्चुअल कोलैबोरेशन आप कर सकते हो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस आप कर सकते हो तो फिजिकल मेल मिलाप का स्कोप खत्म हो गया, नहीं। जब आपको जरूरत लगे, आप आगे आने वाले समय में जब भी कोरोना खत्म होगा, आपका टूर और ट्रेवल थोड़ा लिबरलाइज होगा, तो आप आराम से दूसरी जगहों पे जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हो फिजिकली, ठीक है भाई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिजिकल के साथ जब आपने वर्चुअल वाले इस मोड को जोड़ दिया तो अब आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो गई कि हर चीज के लिए जाने की जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस होगा तो जाएंगे, नहीं तो वर्चुअली सारा डिस्कशन साथ में हो जाएगा। इससे अलायंसेस और स्ट्रांग हो जाएंगी, इससे अलायंसेस और ज्यादा रियल टाइम हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये कोरोना में हुआ है। ओके, फिर भाई एक और नया एवेन्यू खुला है। नया एवेन्यू क्या खुला है कि अब अगर कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें ग्लोबल एक्सपर्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या दुनिया में कहीं और कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स छोटे छोटे शहर के भी अटेंड कर सकते हैं। तो मतलब कि आपके पास बस एक इंटरनेट कनेक्शन हो, आप बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बैठ के चाहें तो इस प्रकार की कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड कर सकते हैं। नॉर्मल कर केस में एक टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो बिहार यूनिवर्सिटी में साइंस पढ़ रहा है, उसके लिए इम्पॉसिबल होगा लंदन जामे किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाना। दिल्ली जाना उसके लिए मुश्किल होगा, लंदन तो खैर बहुत दूर की बात हो गई। लेकिन अगर उसके अंदर ज्ञान है और सीखने की काबिलियत है तो वो मुजफ्फरपुर में बैठे बैठे सीख सकता है, और जब उसका टैलेंट दुनिया के सामने आएगा तो लंदन और दुनिया भर की हर शहर में उसको बुला लिया जाएगा। तो इन सब तरीके की चीजों को कम से कम साइंस एंड टेक के फील्ड की चीजों में तो आप अपने ब्यूरोक्रेटिक रेगुलेशंस को मत ही लेके आइए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है भाई, ये सब बातें बताई गई। प्लस जब आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस को और प्रमोट करोगे तो आप बायोपायरेसी को कम कर सकते हो। बायोपायरेसी कैसे कम कर सकते हो? देखिए, बायोलॉजिकल डोमेन में हर कंट्री के पास अपने एसेट्स हैं, तो हर कंट्री के पास अपनी स्पेशीज डाइवर्सिटी है, हर कंट्री के पास अलग अलग स्पेशीज की पॉपुलेशन है, ठीक है ना। तो भाई बायोलॉजी की फील्ड में स्पेशीज डाइवर्सिटी और स्पेशीज के रिस्पेक्ट में जो नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज, तो बायोलॉजी की फील्ड से रिलेटेड जो भी नॉलेज है वो नॉलेज भाई दूसरे के पास ज्यादा ना चली जाए। तो जब इस तरीके की ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस होगी तो इंडियन साइंटिस्ट बताएंगे कि हमने बायो की फील्ड में ये काम किया है, दूसरे देश के साइंटिस्ट बताएंगे हमने बायो की फील्ड में ये काम किया है। तो कल की डेट में आगे जब भी डिस्कशन होगा तो इंटरनेशनल साइंटिफिक कम्युनिटी को पता होगा कि भाई ये नॉलेज कहां से आ रही है, नॉलेज कहां से आ रही है, तो बायो पायरेसी नहीं हो पाएगी। तो इंडिया के रिसर्चर ने अगर कुछ किया तो उस रिसर्च को ये क्लेम नहीं कर सकता है कि यूएस का रिसर्चर की ये रिसर्च तो मेरी है, नहीं, क्योंकि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस में पहले क्लियर हो चुका होगा कि ये रिसर्च कहां से निकल के आ रही है। फिर ह्यूमैनिटीज टाइम के जो टॉपिक हैं ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी थोड़ा घुस पाएंगे। तो ह्यूमैनिटीज टाइप के जो डोमेन्स होते हैं, जो डिसिप्लिन्स होते हैं जिनको ह्यूमैनिटीज तक लिमिट रखा जाता है, इनको साइंटिफिक R&D में नहीं घुसने दिया जाता, ये वहां पे भी घुस सकते हैं। तो कुल मिला के ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस रिसर्च के प्रति एक लिबरल अप्रोच को लेके आते हैं, ठीक है ना भाई। साइंस और हिस्ट्री को कल्चरल नोशंस के साथ रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखते हैं। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं, अच्छी अच्छी बातें समझ में आपको आई गई होंगी। आगे चलते हैं। काम की चीज बस ये याद रखिएगा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ बातचीत करके जो भी नए नियम कानून लेके आए हैं, नियम कानून उनको वापस लेने पड़ गए, तगड़ा पोजीशन आया। फिर है भाई द बाइडेन टच टू सोबर।
yet substantive ties. India-US relationship may not change from the course that Trump choose, but China and rights could be issues. देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करिए तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बताते थे और कहीं ना कहीं यूएस और इंडिया बड़े अच्छे दोस्त बन के सामने आए थे। कोरोना वायरस के केसेस में भी सबसे ऊपर थे, दोस्ती में भी सबसे ऊपर थे, और कहीं ना कहीं यूएस जिसने डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक ट्रेड वॉर छोड़ दिया था चाइना के साथ, उसका कहीं ना कहीं इंडिया को भी फायदा हुआ है। हालांकि ऐसा नहीं था कि ट्रंप इंडिया के बहुत सगे थे, लेकिन जिस प्रकार से ट्रंप चाइना से लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं इंडिया को मदद मिल रही थी। जब से यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन आए हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने इंडिया को इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिल्कुल इंडिया को इंपॉर्टेंस दी। वो आए, होता है ना कि एक राष्ट्रपति चुना जाता है तो चुनने के बाद वो दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों से फोन पे बात करता है, तो हमारे प्रधानमंत्री को भी इंपॉर्टेंस दी गई, सब कुछ हुआ अच्छा। लेकिन जो सबसे पहला काम ट्रंप ने किया, वो जो पहले के डिसीजंस थे डोनाल्ड ट्रंप के, उनको रिवर्स करना शुरू किया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बोला कि तुमको पैसे देंगे, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को ज्वाइन किया। जो मुस्लिम बैन लगाया गया था कि कुछ मुस्लिम कंट्रीज से लोग इंडिया से लोग अमेरिका में नहीं आ सकते, अमेरिका में सेटल नहीं हो सकते, उस बैन को हटाया बाइडेन ने। तो बाइडेन ने कुछ चीजें यहाँ पे अच्छी की हैं, और बाइडेन ने इंडिया के साथ जो आप कह सकते हो अरेंजमेंट्स है उनको भी आगे बढ़ाने की बात की है। अगर आप क्वाड्रिलेटरल की बात करो, क्वाड की बात करो, इंडिया पैसिफिक पॉलिसी की बात करो, तो डोनाल्ड ट्रंप के समय पे ये दोनों जो इनिशिएटिव्स हैं वो बहुत तेजी से आगे गए और कहीं ना कहीं इन इनिशिएटिव्स को बाइडेन भी आगे लेके जाएंगे, नो डाउट इन दैट। लगातार यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के साथ बात करते रहते हैं, उनके यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी जे ब्लिंकन हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के साथ बात करते रहते हैं, सब कुछ होता है। मिस्टर बाइडेन के क्लाइमेट चेंज इन्वॉय जॉन कैरी हमारे जयशंकर साहब के साथ बात करते रहते हैं। अभी यूएस का अर्थ डे समिट आने वाला 22 अप्रैल पे, तो उसके लिए भी बातचीत चल रही है कि कैसे इंडिया उसमें पार्टिसिपेट करेगा। कोविड-19 की टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, क्रिटिकल डेप्थ सप्लाईज में भी इंडिया और यूएस बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इंडिया के लिए अच्छी न्यूज ये है कि यूएस ने जो बैन लगाया था कि हाँ भाई हम ग्रीन कार्ड्स कम इशू करेंगे, हम H1B वीजास कम इशू करेंगे, तो वीजा के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन और कैप्स लगाए गए थे, ग्रीन कार्ड के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस और कैप्स लगाए गए थे, उनको भी बाइडेन हटाने की बात कर रहा है। तो सब अच्छे अच्छे काम यहाँ पे बाइडेन कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज पे अगर आप इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड देखोगे और बाइडेन का ऑफिशियल स्टैंड देखोगे तो वो एक जैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड-19 को ले लीजिए, क्लाइमेट चेंज को ले लीजिए, हेल्थ केयर को ले लीजिए, इमिग्रेशन को ले लीजिए, अमेरिका की ग्लोबल स्टैंडिंग की बात कर लीजिए, न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन की दोस्ती की बात कर लीजिए। इन सब चीजों पे जो इंडिया चाहता है वही यूएस चाहता है। दोनों में कोई भी सेट ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट प्रोसेस नहीं है, दोनों एक ही पेज पे हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे इंडिया और चाइना एक पेज पे नजर नहीं आ रहे हैं। देखते हैं वो चीजें कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों यहां पे यह है कि पहले क्या था कि चाइना का और इंडिया का एलएसी पे स्टैंड ऑफ चल रहा था। इस स्टैंड ऑफ के चलते एट द बैक एंड इंडिया कहीं ना कहीं यूएस से सपोर्ट चाह रहा था और डोनाल्ड ट्रंप ने सपोर्ट दिया भी। अब ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना भेज दी लड़ने के लिए, या डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी ये बोला कि हम अपनी सेना भेजेंगे, नहीं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी नहीं बोला। बट बैक एंड सपोर्ट देना, ठीक है, इन सब चीजों में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल आगे आके खड़े थे। मतलब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप एक प्रोएक्टिव सपोर्ट दे रहे थे, भले वो बातों का सपोर्ट था बट सपोर्ट दे रहे थे। अभी क्या है कि एलएसी पे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं। जब एलएसी पे इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं तो इंडिया का जो मॉरल स्टैंड था वो चला गया। अगर चाइना एग्रेशन कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट तो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस एग्रेशन को रोकना। अब जब एग्रेशन ही खत्म हो रहा है तो यूएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पे थोड़ी सी खत्म होगी। तो इसके चलते आप कह सकते हो कि भाई सीधे सीधे एलएसी के इश्यू पे इंडिया यूएसए से मदद नहीं मांग सकता। उसके बाद अगर आप बात करो, भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के अगेंस्ट एक ट्रेड वॉर छोड़ा था, लेकिन बाइडेन इस बात को जानते हैं कि चाइना उनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे ट्रेड की बात हो, चाहे टेक्नोलॉजी की बात हो। अमेरिका की बादशाहत को अगर कोई कंट्री चैलेंज कर सकती है तो वो चाइना ही है। बाइडेन नोज दिस वेरी वेल। बट क्या हर जगह पे यूएस चाइना से लड़ जाएगा तो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट में है? नहीं है। बाइडेन ये बात जानते हैं। बहुत सारे एरियाज में, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात कर लीजिए या सप्लाई चेन की बात कर लीजिए, मेनली सप्लाई चेन की यहां पे बात हो रही है, वहां पे चाइना से पंगा लेना यूएस के इंटरेस्ट में नहीं है और शायद बाइडेन ये पंगा लेना भी नहीं चाहते। इसलिए जिस प्रकार की हार्ड लाइन डोनाल्ड ट्रंप ने पकड़ी थी उस प्रकार की हार्ड लाइन शुरुआत से ही जो बाइडेन ने नहीं पकड़ी। जो बाइडेन चीजों को थोड़ा स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं,
जहां पे चाइना से पंगा लेना है वो लेंगे डेफिनेटली, लेकिन जहां पे चाइना के साथ इन्वॉल्व होकर उनका फायदा है तो वो वहां पे इन्वॉल्व भी होंगे। और सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि अमेरिका अपनी सप्लाई चेन खुद बनाना चाह रहा है, जिससे इंडिया पे भी इंपैक्ट आ सकता है। आप पता है कि इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री है और हमारी बनाई हुई दवाइयों पे दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज डिपेंड करती हैं, कुछ हद तक यूएसए भी डिपेंड करता है। जो बाइडेन ने बोला है कि भाई यूएसए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अपनी सप्लाई चेन खुद डेवलप करेगा। अब ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक न्यूज है। अगर फार्मास्यूटिकल यूएसए खुद बनाता है तो इंडिया को एक प्रॉब्लम यहां पे हो जाएगी, क्योंकि देखिए अगर यूएस की फार्मास्यूटिकल में सप्लाई चेन की बात करो तो वो बहुत हद तक इंडिया के अंदर है। इंडिया यूएस में कंज्यूम करने वाली बहुत सी दवाइयां बनाता है, और अगर ये दवाइयां यूएसए अपने देश में खुद बनाने लगता है तो इंडिया के स्कोप यहां पे थोड़ा कम करता है। फिर ऑलरेडी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलके एक ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव बना रहे हैं, ताकि चाइनीज गुड्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है, चाइनीज सप्लाई चेन्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है, वो कम की जा सके। तो ये जो ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस बन रहा है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया का, इसको भी झटका लग सकता है अगर अमेरिका अपनी खुद की सप्लाई चेन बनाने पर उतारू हो जाए। और कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी खुद की सप्लाई चेन बना रहा है, तो ये एक इशू है। फिर एक इशू और है ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का इशू ऐसा है जिसमें ट्रंप कभी भी इंडिया के ऊपर कोई फालतू कमेंट नहीं करते थे, लेकिन बाइडेन कमेंट करने वाले हैं। जो उनके प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, और जो उनकी वाइस प्रेसिडेंट है कमाला हैरिस, वो इंडिया और मोदी गवर्नमेंट द्वारा करे गए बहुत सारे इश्यूज पे वोकल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया जाता है, ऐसा मोदी सरकार के ऊपर इल्जाम है। इंडिया ने इंटरनेट को बैन कर दिया जम्मू एंड कश्मीर में। फार्मर प्रोटेस्ट की बात कर लीजिए, गवर्नमेंट ट्विटर को धमका रही, इसकी बात कर लीजिए। तो इन सब चीजों को लेके डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट होते शायद वो कुछ ना बोलते, बट बाइडेन बोलेंगे, कमाला हैरिस बोलेंगी, ठीक है ना भाई। तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बाइडेन के एजेंडा पे बहुत ऊपर है। और कहीं ना कहीं अगर आप भारत की सरकार को क्रिटिसाइज करोगे ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेके, तो भारत की सरकार और अमेरिका की सरकार के बीच के जो रिश्ते हैं उनमें थोड़ी कड़वाहट तो आएगी ही आएगी। प्लस भारत सरकार ने एमनेस्टी, ग्रीन पीस और कंपैशन इंटरनेशनल जैसी इंटरनेशनल एजेंसी के काम को इंडिया में ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो इस बात को भी जो बाइडेन पॉइंट करेंगे ही करेंगे। इन सब बातों में जो बाइडेन चुप होने वाले नहीं है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप चुप हो जाते थे, लेकिन बाइडेन चुप नहीं हो गया। उसके बाद म्यांमार की बात कर लीजिए। जो बाइडेन ने म्यांमार के मिलिट्री जनरल्स के ऊपर लगा दिया है भाई सैंक्शन, और जो बाइडेन चाहते हैं कि इंडिया भी म्यांमार को प्रेशराइज करे, बट इंडिया म्यांमार को प्रेशराइज नहीं करेगा। इंडिया के बहुत से इन्वेस्टमेंट्स हैं म्यांमार में, और म्यांमार स्ट्रेटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे नेबरहुड की बात करो तो ऑलरेडी हमारे दो दुश्मन नेबर हैं, एक चाइना एक पाकिस्तान। अब हम म्यांमार से दुश्मनी नहीं ले सकते भाई, सिंपल बात है। म्यांमार हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, और वहां पे इस समय कौन राज कर रहा है? मिलिट्री राज कर रही है। तो इंडिया ने रूल ऑफ लॉ की बात की कि भाई हर जगह पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, बट कभी पे भी इंडिया ने म्यांमार की मिलिट्री को क्रिटिसाइज नहीं किया और ना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि म्यांमार स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्प्लिंटर और टेररिस्ट ग्रुप म्यांमार को बेस बना के काम कर सकते हैं, और अगर म्यांमार हमारा दुश्मन बन जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे लिए चीजों को डील करना। इसलिए इंडिया ने सीधे सीधे म्यांमार के अगेंस्ट बात करने से बात मना ही कर दिया, नहीं बात करी। फिर श्रीलंका के ऊपर भी ह्यूमन राइट्स के इशू आ रहे हैं। ह्यूमन राइट्स काउंसिल में श्रीलंका के अगेंस्ट सीधे सीधे एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन इशू हो सकता है एलटीटी के ऑपरेशंस को लेके। तो वहां पे भी मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया श्रीलंका के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलना है। तो म्यांमार के अगर इशू को ले लो और श्रीलंका के इशू को ले लो, तो म्यांमार और श्रीलंका के इशू के प्रति यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है और चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट चाइना के फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट की तरह है, ना कि यूएस के फॉरेन पॉलिसी अलाइनमेंट। यूएस कहीं ना कहीं म्यांमार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, श्रीलंका के ऊपर प्रेशर डाल रहा है ह्यूमन राइट्स को लेके। इंडिया नहीं डालने वाला है, क्योंकि इंडिया के दो स्ट्रेटेजिक नेबर्स हैं और इंडिया इनसे पंगा नहीं ले सकता है, खासकर तब जब चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक जगह है जहां पे प्रॉब्लम आने वाली है इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में। फिर भाई कुछ और जगह है, हम लोग S-400 मिसाइल सिस्टम्स खरीद रहे हैं रशिया से। अभी जो कोई भी S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा रशिया से, उसके ऊपर यूएस के काटसा एक्ट के मतलब सैंक्शंस लगेंगे। काटसा एक्ट क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। तो रशिया का S-400 सिस्टम अगर आप खरीदोगे तो आपके ऊपर काटसा एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। टर्की ने खरीदा, उसके ऊपर लगे। चाइना ऑलरेडी खरीद चुका है। इंडिया ने भी बोल दिया कि हम तो भैया S-400 खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अभी S-400 जब 2021 के एंड में या 2022 की शुरुआत में रशिया इंडिया को डिलीवर करेगा, उसके बाद यूएस किस हद तक इंडिया के ऊपर प्रेशर डालता है ये उस समय पे मालूम पड़ेगा।
फिर अफगानिस्तान पाकिस्तान के भी इश्यूज हैं। यूएसए चाहता है कि अफगानिस्तान में इंडिया प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हो। इंडिया क्या बोल रहा है कि भाई अफगानिस्तान के साथ हम इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हम तालिबान के साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड अशरफ गनी की गवर्नमेंट के साथ काम करेंगे, तालिबान के साथ काम नहीं करेंगे। यूएस बोलता है क्या मजाक कर रहे हो आप लोग? अरे भाई, अगर आप सिर्फ अफगानिस्तान के साथ काम करोगे, मतलब आपका एटीट्यूड क्या है? मतलब आपका एटीट्यूड ये है कि यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम एंड नॉट द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब यूएसए इंडिया को ये बोल रहा है कि अगर आप अफगानिस्तान में केवल डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट से बात कर रहे हो, तालिबान से बात नहीं कर रहे हो, तो ना आप अफगानिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो और ना ही उस प्रॉब्लम को क्रिएट करने का कोई सॉल्यूशन दे रहे हो। क्योंकि अगर आपको अफगानिस्तान में पीस लेके आना, डेमोक्रेसी लेके आना, तो तालिबान से तो बात करनी ही पड़ेगी। तो ऐसे केस में इंडिया का प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में इग्नोर करके हो सकता है कि यूएसए पाकिस्तान के साथ ज्यादा अलाइन हो जाए। और अगर यूएस पाकिस्तान के साथ ज्यादा अलाइन होता है अफगानिस्तान में, तो इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है ना अफगानिस्तान में, वो कम हो सकता है। इंडिया अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में बना रहा है वहां की डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दम पे। और यूएस कहीं ना कहीं हो सकता है आगे आने वाले समय में इंडिया के इस ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी स्टैंड को लेके पाकिस्तान की ज्यादा मदद मांगे अफगानिस्तान में, ना कि इंडिया में। तो ये सब बातें यहाँ पे कही जा रही हैं। ये कुछ इश्यूज हैं जो मैंने आपको बताया, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला इशू हो गया, आपका चाइना वाला इशू हो गया, एलएसी वाला, फार्मास्यूटिकल सेक्टर की जो सप्लाई चेन वाला इशू हो गया। तो इस प्रकार के कुछ S-400 की परचेज वाला इशू हो गया, श्रीलंका वाला इशू ले लीजिए, म्यांमार वाला इशू ले लीजिए। ये कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज हैं जिसके चलते यूएस और इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा प्रॉपर रहे और उनके बीच में कोई फ्लॉ ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ माइनर हिकअप्स तो आने वाले ही हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि लॉन्ग टर्म में इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रेटेजिक हैं, ठीक है ना। कितने भी इश्यूज आ जाए, इंडिया यूएस की पार्टनरशिप आगे आने वाले समय में इंप्रूव ही होगी, क्योंकि यूएस जानता है इंडिया उसके लिए इंपॉर्टेंट है और इंडिया जानता है यूएस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड। थैंक यू। गुड बाय।